हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी विषय से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको अपने यूट्यूब चैनल संजीव सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में क्लियर कराया जाएगा। इसी के कड़ी में आज हम लोग एक चैप्टर को क्लियर करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से बनने वाले सवाल और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को आज इस क्लास में हम लोग जानकारी करेंगे और सीखेंगे कि कौन कौन से हिंदी इतिहास में कौन से प्रमुख इतिहास ग्रंथ रहे जो हिंदी इतिहास के साहित्य को बताने का काम करते हैं। तो हिंदी इतिहास के साहित्य के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले पुनर्लेखन की समस्याएँ अगर हम लोग देखें तो हेडिंग करते हैं पुनर्लेखन की समस्याएँ। पुनर्लेखन की समस्या एवं आवश्यकता। पुनर्लेखन की समस्या एवं आवश्यकता। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अगर हम लोग जानकारी करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो पुनर्लेखन मतलब लिखने की पद्धति क्या थी, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा कैसे गया, उसकी समस्याएं क्या थी और उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि भविष्य आने वाला जो भविष्य है उन्हें इतिहास ग्रंथों के बारे में जानकारी या आने वाली पीढ़ी को हिंदी साहित्य के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हिंदी इतिहास के साहित्य के बारे में विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से हिंदी साहित्य ग्रंथों की रचना करी। अब हिंदी साहित्य ग्रंथों की रचना के लिए जैसे उदाहरण में परिभाषा के तौर पर अगर हम लोग देखें तो परिभाषा लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास एवं घटनाएं या घटनाओं का साथ ही कवियों की रचनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध संरचना लिख सकते हैं, संरचना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की छोटी सी परिभाषा है कि हिंदी साहित्य का विकास कैसा रहा होगा, उसका विकास किस तौर पे हुआ और उसमें हिंदी के अंदर की घटनाओं का वर्णन और साथ ही जो कवि हैं, हिंदी के बहुत कवि हैं, लगभग कवियों को पढ़ोगे तो हज़ारों कवि हैं, उन हज़ारों और जितने भी अन्य प्रमुख कवि हैं, कवियों की रचनाओं का जो क्रमबद्ध संरचना है या उनका अध्ययन है, वही क्या कहलाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास कवियों की रचनाओं का संकलन है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अगर देखें कि प्रथम इतिहास किसका रहा तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास की जानकारी हम लोग कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, प्रथम इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है, कैसा है, किसने लिखा, कब प्रकाशित हुआ, तो गारसा दत्तासी एक महोदय हैं, गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ की रचना करी। 1839 में इस ग्रंथ की रचना करी फ्रेंच भाषा में। और वो ग्रंथ कौन था, क्या नाम था, तो इस ग्रंथ के अगर नाम की हम लोग चर्चा करें, इस्त्वार de la littérature एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये एक ऐसा इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ को गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में 1839 में लिखा। ये इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या थी, गारसा दत्तासी महोदय ने 1839 ईस्वी में जब इसको लिखा तो 1800 के ईस्वी के बाद जितने भी प्रसिद्ध कवि थे उन सभी कवियों का संकलन किया और संकलन करके एक इतिहास ग्रंथ बनाया, एक पुस्तक बनाया जिसे इस्त्वार de la littérature एंदुई ए हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। इस हिंदी इतिहास के ग्रंथ की दिक्कत क्या थी, विशेषता क्या थी, ये गारसा दत्तासी ने क्रम
एवं वर्ण के अनुसार लिखा, वर्णक्रम के अनुसार इस इतिहास ग्रंथ को लिखा। वर्णक्रम के अनुसार का मतलब ये है, जैसे आप हिंदी में ककहरा पढ़ते हो, क ख ग घ पढ़ते हो, ऐसे ज्ञ तक पढ़ते हो, तो गारसा दत्तारसी महोदय ने क्या किया कि जैसे क से आएगा कबीरदास, र से आएगा रविदास, ऐसे करके वर्ण के अनुसार कवियों का संकलन कर दिया। अब वर्ण के अनुसार कवियों का संकलन तो एक तरीके से पढ़ने के लिए तो अच्छा था, लेकिन ये गलत हो जा रहा था कि अब रविदास कबीरदास तो एक समकालीन कवि नहीं थे, कोई कवि पहले आया था लेकिन वर्णक्रम के अनुसार उसका नाम बाद में था। तो गारसा दत्तारसी महोदय ने क्या किया कि जो पहले कवि आए थे अगर उनका ज से नाम रहा, प से नाम रहा तो उनको बाद में रख दिया, और जो बाद में कवि आए थे अगर उनका क से नाम रहा, ख से नाम रहा तो उनको क्या कर दिया, पहले रख दिया। तो ये इतिहास ग्रंथ थोड़ा क्रम के अनुसार पढ़ने के लिए तो अच्छा था, लेकिन जो कवि पहले आए थे उनको बाद में रखा गया और जो लोग कवि बाद में आए थे उनको पहले रखा गया। तो ये पहला इतिहास ग्रंथ है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्रम के अनुसार क्या हो गया, ये इतिहास ग्रंथ सफल नहीं रहा। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंडोई हिंदुस्तानी किसने लिखा, गारसा दत्तारसी ने। अगर हम लोग बात करें हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन रहा, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है ये। तो हम यहाँ सीखे हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंडोई हिंदुस्तानी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा में, अब यह हम लोग सीख रहे हैं हिंदी भाषा में ऐसा कौन था साहित्य था जिसे लिखा गया था, तो शिव सिंह सेंगर कवि थे, शिव सिंह सेंगर महोदय ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम था शिव सिंह सरोज, ये इतिहास ग्रंथ है। दूसरा अगर आपसे सवाल पूछे हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, तो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज एक इतिहास ग्रंथ था जिसे हिंदी भाषा में लिखा गया। महत्वपूर्ण बात यहाँ से ये है, आपसे पूछा जाता है हिंदी भाषा में पहला इतिहास ग्रंथ कौन है, तो शिव सिंह सेंगर जी द्वारा रचित शिव सिंह सरोज एक ऐसा इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ। आगे और आपसे सवाल बन सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास में वास्तविक अर्थों में, ये पहला रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा, वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि वास्तविक अर्थों का मतलब क्या था, कि जो हिंदी के अर्थों को डिफाइन कर रहा था, परिभाषित कर रहा था, वास्तविक अर्थ दे रहा था, उसके अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन एक अंग्रेजी इतिहासकार थे। अगर अंग्रेजी इतिहासकार थे तो ये जो इतिहास ग्रंथ हिंदी के बारे में लिखेंगे, सोचिए भारतीय व्यक्ति ये बात समझ नहीं, भारतीय के लोग कई ऐसे विद्वान थे जो भारत के इतिहासों की चर्चा सबसे पहले नहीं करी। एक फ्रेंच इतिहासकार के दिमाग में आया कि मैं हिंदी के इतिहास की रचना करूंगा, तो फ्रेंच इतिहासकार ने क्या किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिख दिया फ्रेंच भाषा में। फिर इन्हीं के बाद में शिव सिंह सेंगर जी ने क्या किया, हिंदी भाषा में इतिहास ग्रंथों की रचना करी, क्योंकि जो फ्रेंच भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो हमारी भाषा का तो था नहीं, तो हमें नहीं समझना। लेकिन जब शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में लिखा तो थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य के इतिहास में हमको जानकारी मिलने लगी। फिर उसके बाद पुनः वास्तविक अर्थों की बात करें कि हिंदी के वास्तविक अर्थों में किन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने लिखा अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये अंग्रेजी भाषा में हिंदी का इतिहास लिखा गया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने अंग्रेजी भाषा में लिखा, और अंग्रेजी भाषा में लिखा लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या थी इस इतिहास ग्रंथ थी कि ये वास्तविक अर्थों में लिखा गया था।
तो वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने महोदय ने लिखा अंग्रेजी भाषा में। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एक ऐसा ग्रंथ रहा जो वास्तविक अर्थों का हिंदी के इतिहास ग्रंथों की चर्चा बताता है। अब सवाल ये था कि क्या ये सभी इतिहास ग्रंथ ऑथेंटिक माने जा रहे थे? तो ऑथेंटिक तो था, परिभाषित तो था, लेकिन इन सभी इतिहास ग्रंथों में कहीं न कहीं हिंदी साहित्य को बहुत अच्छा डिनोशन नहीं दे पा रहा था। आगे चल के आप पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, वो हिंदी साहित्य में सबसे विद्वान व्यक्तियों की श्रेणी में आते थे। उनके इतिहास की चर्चा करते हैं, और उनके इतिहास की चर्चा करने से पहले अगर हम लोग देखें हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या यही 3 ऐसा इतिहास ग्रंथ रहा जिसे लिखा गया? तो नहीं, लगभग 100 से ज़्यादा हिंदी साहित्य के ग्रंथों की रचना हुई। 100 से ज़्यादा ऐसे ग्रंथ रहे जो हिंदी साहित्य के इतिहास को बताते हैं, लेकिन उनमें ये कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं जो हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं कि इस्तवार दलाल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ये कैसा ग्रंथ है? तो ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जिसे गारसा दतारसी ने 1839 में फ्रेंच भाषा में लिखा था। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज है। लेकिन अगर आपसे पूछे वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, तो अंग्रेजी भाषा में जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं कौन से प्रमुख कवि रहे जो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो रब कर लेते हैं। तो 3 ग्रंथों के हम लोग चर्चा करी, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय की, शिव सिंह सेंगर महोदय की और गारसा दतासी महोदय की, जिन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में इतिहास ग्रंथों की रचना की। अगर आगे देखें कि और कौन सा ऐसा इतिहास रहा जो हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से बताता है, तो 3 हमने देखा। चौथे नंबर पे मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद ने क्या किया? ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि मिस्र बंधु विनोद में 3 भाई थे, 3 सगे भाई। मिस्र बंधु विनोद किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था, इसमें 3 लोग शामिल थे, तीनों सगे भाई थे। कौन कौन से? श्याम बिहारी गणेश, सुख देव बिहारी गणेश, नहीं सॉरी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और तीसरे व्यक्ति थे गणेश बिहारी। ये 3 भाई सगे भाई थे। तीनों भाइयों ने मिलकर एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिख डाला। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों लोगों ने मिलकर इनको सम्मिलित रूप से मिस्र बंधु विनोद नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस कवि रहे हैं इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसे कहते हैं मिस्र बंधु विनोद। ये ग्रंथ का ही नाम है। मिस्र बंधुओं ने विनोद नामक एक ग्रंथ की रचना करी। अगर इनके ग्रंथ की बात करें कि हिंदी साहित्य में इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो मिस्र बंधु विनोद, यहाँ मिस्र बंधु ही लिखना उचित था। मिस्र बंधुओं में 3 लोग शामिल थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इनका जो इतिहास ग्रंथ रहा मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद की अगर चर्चा करें तो मिस्र बंधु विनोद एक हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा ग्रंथ था, जिसमें लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया था। 5000 कवियों का संकलन। विशेषता क्या था मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ का, कि इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का संकलन था। इन तीनों भाइयों ने मिलकर जितने भी भारत के छोटे बड़े जितने भी कवि थे, चाहे वो उनके रचनाएं प्रकाशित हुई हों या ना हुई हों, चाहे बहुत फेमस कवि रहे हों, चाहे छोटे कवि रहे हों, उन सभी कवियों को किस ग्रंथ में रख दिया? मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में रख दिया, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को दर्शाता है और बताता है। मिस्र बंधु विनोद की और एक विशेषता थी, ये 4 भागों में था। 4 भाग थे इसके। मिस्र बंधु विनोद एक इतना बड़ा ग्रंथ था कि वो एक भाग नहीं बना, बल्कि इस ग्रंथ का 4 भाग बना, 1, 2, 3 और 4।
विशेषता ये है कि एग्जामों में पूछा जाता है कि ये भाग कब कब प्रकाशित हुए। तो अगर हम देखें प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, अगर आपसे पूछे कि मिस्र बंधु विनोद का प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग कब प्रकाशित हुआ, तो 1913 में प्रकाशित हुआ। 1913 में पहला इनका प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग प्रकाशित हुआ और 1934 में चतुर्थ भाग क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ था हिंदी साहित्य का, जहाँ से बहुत बार सवाल बनता है कि मिस्र बंधुओं ने कौन से ग्रंथ को लिखा था। तो मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को लिखा, जो किससे संबंधित था, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित था। कितने हजार कवियों का संकलन, 5000 कवियों का संकलन था। 4 भागों में प्रकाशित हुआ, 3 भाग इसके 1913 में और चौथा भाग इसका 1934 में प्रकाशित हुआ। अगर पूछा जाए कि मिस्र बंधुओं के समकालीन प्रमुख कवि, अगर पूछे कि मिस्र बंधुओं के समय में समकालीन प्रमुख कवि कौन थे, तो मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और भी लोग थे। और भी इनके इस ग्रंथ में बहुत प्रमुख कवियों के रूप में अगर इन्होंने किसी को दर्शाया तो मैथिली शरण गुप्त जी को दर्शाया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को दर्शाया और सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी को भी इस ग्रंथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। तो इस इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि 5000 कवियों को क्या किया गया, छोटे से बड़े कवियों को इस हिंदी के इतिहास ग्रंथ में क्या किया, शामिल किया गया था। आगे चल के जब देखेंगे तो ये नेक्स्ट पार्ट में अगर देखें तो ये तो रहा मिस्र बंधुओं का इतिहास रहा। नेक्स्ट अगर और चीज़ें अगर हम लोग जानकारी करें कि आगे क्या हिंदी साहित्य का इतिहास इतने पे ही सिमट गया कि और आगे बढ़ा, तो जब से चला हिंदी साहित्य का इतिहास तब से लेकर आज तक इसमें परिवर्तन होते रहे और वो परिवर्तन किसी न किसी तौर पर हमें कहीं न कहीं दिखने को मिलता है। तो अब 1893 की चर्चा करें तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, इनके बारे में 1893 एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इसी डेट को काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हिंदी साहित्य के इतिहास में काशी नागरी प्रचारिणी की सभा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्यों इसको स्थापित किया गया था। देखिए हिंदी क्या था, हिंदी एक संपूर्ण भारत की भाषा थी। यूँ कह लीजिए कि ये भारत के 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी का बहुत पुरजोर महत्व था। तो हिंदी भाषा को स्थापित करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे कहते हैं काशी नागरी प्रचारिणी सभा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। 1893 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका काम क्या था, यूँ अगर समझे तो इसका काम था कि रचनाओं का संपादन कराना, हिंदी भाषा का प्रचार करना, प्रमुख छोटे बड़े कवियों को क्या करना, संकलित करके उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें पुरस्कार देना कि आप हिंदी भाषी क्षेत्रों में काम करिए, और उनको क्या करना, एक विशेष दर्जा देना कि आप हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करके पूरे भारत में इसको स्थापित कराया जाए। काशी नागरी प्रचारिणी सभा स्थापित कहाँ कराई गई, तो बनारस में। बनारस हमारा ये है ना जिसे कहते हैं घाटों का शहर, तो घाटों का शहर है बनारस, जहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध धर्म स्थल है। तो घाटों के शहर में हमारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा की क्या हुई, स्थापना हुई। इसी दौरान हिंदी शब्द सागर के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में क्या कह रहा था, ग्रंथों को प्रकाशित कराया जा रहा था, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को ऑथेंटिक माना गया, सबसे प्रमुख माना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर चर्चा करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कैसा योगदान दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी के साहित्य के बारे में इतिहास लिखा, इस इतिहास को आज तक, उस समय से लेकर आज तक, यानी कह सकते हैं 1893 में जब हिंदी शब्द सागर के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कराया जा रहा था, तो लगभग 1929 का समय था। 1929 ईस्वी के समय में हिंदी साहित्य का विकास
हिंदी साहित्य का विकास किससे संबंधित था? हिंदी के इतिहास से संबंधित था। और इस ग्रंथ को लिखा किसने था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1929 में हिंदी साहित्य के विकास को सबसे चर्चित इतिहास ग्रंथ बताया, जो बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के बारे में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, सबसे प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का विकास। आगे चल के काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इसी ग्रंथ का नाम परिवर्तन कर दिया। नाम परिवर्तन करके क्या रखा? परिवर्तन नाम में अगर पूछे तो परिवर्तन नाम ग्रंथ का क्या रखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी के इतिहास के बारे में लिखा था, सब पहले जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। और बाद में इसका नाम परिवर्तन किसने कर दिया? काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने नाम परिवर्तन करके हिंदी साहित्य का इतिहास रखा। और इस इतिहास को सबसे प्रसिद्ध इतिहास हिंदी का माना जाता है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। और शुक्ल ने इस इतिहास ग्रंथ को प्रकाशित कब कराया? 1929 में, जो आज तक की सर्वमान्य और सबसे प्रसिद्ध हिंदी के इतिहास ग्रंथ के रूप में जानी जाती है। तो ये एक हिंदी साहित्य के विकास के बारे में एक छोटा सा परिचय था। और अगर हम लोग देखें तो क्या हिंदी साहित्य के इतिहास का परंपरा ऐसे ही चलता रहा? जैसे आप इलियट महोदय को जानते होंगे। सर इलियट ने कहा कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यानी हम कहना क्या चाहते थे इलियट महोदय कि जो आज चल रहा है, जो आज की प्रक्रियाएं चल रही हैं किसी भी विषय में, चाहे हिंदी हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, किसी भी विषय में अगर जो प्रक्रियाएं आज चल रही हैं, क्या वो अतीत को प्रभावित करती हैं? तो निश्चित तौर पर अतीत को प्रभावित करती हैं। और जो अतीत में हुई प्रक्रियाएं हैं, जो पहले से हुई घटनाएं हैं, वो भी आज के वर्तमान को प्रभावित करती हैं। हम अतीत से सीखते हैं और वर्तमान को सुधारने का काम करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भी कुछ अतीत की घटनाएं थी जो सुधर कर 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में आई। और यही सबसे प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ के रूप में आज तक भी जाना जाता है। और हिंदी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को क्रमबद्ध किया, एक एक करके कवियों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। कौन से कवि पहले आए थे उनको पहले रखा, किनकी रचनाएं सबसे प्रसिद्ध थी उनको कौन सा दर्जा देना चाहिए था, कौन से स्थान पे रखना चाहिए था, ये सभी की विशेषताएं हिंदी साहित्य का इतिहास बताता है। ये एक ग्रंथ है जो पूरे के पूरे हिंदी को डिनोट कर देता है, पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को परिभाषित कर देता है। अब हिंदी महाकाव्य के परंपराओं की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी हमने करी। अगर ऐसे देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहला इतिहास गारसा दतारसी ने फ्रेंच भाषा में लिखा। दूसरा, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा। तीसरा, अगर बात करें कि वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने लिखा। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। चौथे की अगर हम लोग बात करें तो मिश्र बंधु ने लिखा। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना करी। लगभग 5000 कवियों का संकलन था उसमें। फिर हमने लास्टली में देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे प्रसिद्ध हिंदी इतिहास ग्रंथ, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं हिंदी महाकाव्य की परंपरा क्या है। हिंदी महाकाव्य की परंपरा कैसे हिंदी साहित्य को दर्शाती है, तो हम लोग देखते हैं हिंदी महाकाव्य की परंपरा। हिंदी महाकाव्य की परंपराओं में अगर हम लोग चर्चा करें, थोड़ा सा और देखते हैं हिंदी महाकाव्य की परंपराएं क्या थी, क्योंकि इस क्लास में, आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के इस इतिहास के बारे में संपूर्ण चर्चा कर लेंगे। और ये क्लास आप जरूर पूरा देखेंगे, और क्योंकि इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे है। तो हिंदी महाकाव्य की परंपरा, हिंदी महाकाव्य की परंपरा, महाकाव्य की परंपरा, हिंदी महाकाव्य की परंपरा। चलिए आज इतना ही आज के लिए रखते हैं, क्योंकि हिंदी महाकाव्य की परंपरा में थोड़ा सा देख लेते हैं हिंदी महाकाव्य की परंपरा क्या है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए महाकाव्यों की परंपरा भी समझना अत्यंत जरूरी है। तो महाकाव्यों में अगर देखें तो सबसे उस समय की प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस। रामचरितमानस एक हिंदी का महाकाव्य है, सरल भाषा में है,
रामचरित मानस किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। तुलसीदास ने क्या किया? रामचरित मानस की रचना करी और ये हिंदी महाकाव्य के तौर पे जाना जाता है। और तुलसीदास जब इस महाकाव्य की रचना कर रहे थे तो रामचरितमानस इतनी सरल भाषा में लिखा है, एक राम कथा पे आधारित है, भगवान राम के जीवन दर्शन पर आधारित है रामचरितमानस। अच्छा, पुरुषोत्तम राम जिसे कहा जाता है, पुरुषोत्तम का दर्जा दिया जाता है। तो रामचरितमानस एक सरल भाषा में लिखी गई राम कथा, जिसको जब ये प्रकाशित हुई तो लोगों के अंदर मतलब बहुत पहले क्या था, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अगर आप देखो तो कठिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। जैसे अगर हम लोग यहीं दूसरे हिंदी महाकाव्य की चर्चा करें तो रामचंद्रिका की रचना किसने करी थी? केशवदास जी ने। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना करी। 29 प्रकाशन थे इसमें, 29 प्रकाशन। ये भी एक राम कथा पर आधारित है, लेकिन बात ये थी कि ये संस्कृत में लिखा गया। ये बहुत ही कठिन महाकाव्य था, जब लोग इसको पढ़ते थे तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन तुलसीदास ने सरल भाषा में लिख दिया रामचरितमानस। तो ये एक महाकाव्य है जो बहुत फेमस हुआ। रामचंद्रिका केशवदास जी का है, 29 प्रकाशन है इसमें। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। तीसरे अगर हम लोग महाकाव्य की बात करें तो प्रिय प्रवास, ये भी हिंदी महाकाव्य की परंपरा में आता है। प्रिय प्रवास की रचना किसने की थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह बहुत बार सवालों में पूछा गया था जाता है कि प्रिय प्रवास किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। 1914 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 17 सर्ग थे। कितने सर्ग थे? 17 सर्ग 1914 में प्रकाशित हुए। अगर चौथे महाकाव्य की चर्चा करें तो हम लोग साकेत भी एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। साकेत की रचना किसने करी थी? अगर साकेत के बारे में देखें तो मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत की रचना करी और लगभग इसमें कितने सर्ग थे? 14 सर्ग थे। कितने सर्ग भी नहीं, सॉरी, मैथिली शरण गुप्त से अगर बात करें तो इसमें 11 सर्ग थे और ये प्रकाशित कब हुआ था? 1931 में। 1931 में प्रकाशित हुआ था और सर्गों की संख्या कितनी थी? 11। लास्ट में कामायनी की चर्चा कर लेते हैं। कामायनी भी बहुत बार सवालों में पूछा जाता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये सारे के सारे रामचरितमानस, रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी ये सभी हिंदी महाकाव्य के तौर पर जाने जाते हैं। 1935 में प्रकाशित हुआ और इसमें कितने सर्ग थे? सर्गों की संख्या 15 थी। सर्गों की संख्या कितनी थी? 15 थी। तो ये कहीं न कहीं हिंदी साहित्य के इतिहास को बताते हैं कि रामचरितमानस और रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास, केश साकेत और कामायनी अलग अलग समय में प्रकाशित हुए, अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं और अलग अलग भाषाओं को भी दर्शाने का काम करते हैं। तो इन महाकाव्यों के माध्यम से भी हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या करते हैं? विभाजन करते हैं, उनको समझने का काम करते हैं। तो हमने देखा कि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन हैं और हिंदी साहित्य के प्रमुख महाकाव्यों के बारे में हम लोगों ने चर्चा आज की इस कक्षा में किए हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे हिंदी का स्वरूप क्या है, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ। और आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े और हिंदी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, जो आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ही ज़रूरी होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।